आम्रपाली के समझाने के बाद सम्राट कौशला देवी और अंते नाग को बचाने के लिए तैयार हो गए थे। सम्राट ने आदिवासियों को अपने आगे की योजना बताई और सभी को समझाते हुए कहा, यदि गांधार नरेश मगध पर आक्रमण करने के विचार से आया था तो अवश्य ही उसकी सेना हमें भी ढूंढ रही होगी, क्योंकि मगध का सिंहासन प्राप्त करने के लिए उसके पास इससे अच्छा कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। वो किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं करेगा। उसके लोग हर जगह फैले होंगे, इसलिए आप सभी यहाँ से सावधानी पूर्वक जाइएगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बाकी लोगों के साथ मगध के पश्चिमी पहाड़ी पर आइए। हम और विशाखा आप सभी से वहीं मिलेंगे। तभी उन आदिवासियों के प्रमुख ने कहा, परंतु सम्राट, गांधार नरेश की सेना काफी बड़ी है और हमारे पास हमारे तीर के अलावा और कोई भी अस्त्र नहीं। तो सम्राट ने उनसे कहा, बड़े से बड़े हाथी को एक चींटी भी मार सकती है, बस प्रहार करने का वक्त और सही तरीका होना चाहिए। गांधार नरेश की सेना भले ही बड़ी हो, परंतु आप सबके पास जंगल के भयानक जानवरों के शिकार करने के कई सारे तरीकों के अनुभव हैं। आज उसी अनुभव को प्रयोग में लाने का वक्त आ चुका है, इसलिए चिंता मत कीजिए। वहां पहुंचकर आप सभी को क्या करना है, आगे की सारी रणनीति हम आप सभी को समझा देंगे। आदिवासी प्रमुख और बाकी सभी आदिवासी सम्राट की बात को समझकर तुरंत वहां से चले गए। उन सबके जाते ही विशाखा ने सम्राट से अनुमति लेते हुए कहा, सम्राट, आपके पास इतनी बड़ी सेना है, उसके बावजूद भी आप इन आदिवासियों से सहायता ले रहे हैं। यदि आप कहें तो हम मगध की सेना को सूचित कर देते हैं। विशाखा की बात सुनकर सम्राट ने उसे तुरंत इनकार कर दिया और कहा, नहीं विशाखा, हम मगध को त्याग चुके हैं। अब मगध की किसी भी चीज पर हमारा अधिकार नहीं है। गांधार नरेश का सामना हम अपने दम पर करेंगे। आम्रपाली सम्राट की तरफ देख रही थी। हाथ सम्राट के जाने पर उसका हृदय विचलित हो रहा था। विशाखा से बात करने के बाद सम्राट ने आम्रपाली की तरफ देखा। उसे देखने के साथ ही सम्राट की आंखों में प्रेम छलक पड़ा, लेकिन आम्रपाली की सुरक्षा के बारे में सोचकर वो उसे कुछ बोले बिना ही झोपड़ी के अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही राजकुमारी ने आम्रपाली से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आम्रपाली, जो तुमने सम्राट को समझा लिया। आम्रपाली के मन में अभी सम्राट का ही ख्याल था, इसलिए उसने राजकुमारी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, राजकुमारी क्षमा कीजिएगा, हम बस अभी आए। ये बोलकर आम्रपाली भी झोपड़ी के अंदर की तरफ बढ़ गई। उन दोनों के वहां से जाने के बाद विशाखा ने राजकुमारी से कहा, हम सम्राट और अपने निकलने के लिए घोड़े लेने जा रहे हैं। इसके बाद वो भी वहां से चली गई। झोपड़ी के बाहर अब सोम और राजकुमारी अकेले खड़े थे। उसी पर सोम ने राजकुमारी से चिढ़ते हुए कहा, राजकुमारी, ये आपने उचित नहीं किया। सम्राट कभी भी महल वापस नहीं जाने वाले। सिर्फ आपकी वजह से हम चुप रहे, लेकिन अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। जिस इंसान की वजह से हमने अपने माता पिता को खो दिया, वो हमारी आंखों के सामने है और अपने निर्णय हम पर थोप रहा है और हम उससे कुछ कह भी नहीं सकते। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है राजकुमारी। राजकुमारी सोम की स्थिति देखकर खुद भी बहुत परेशान थी, लेकिन उन्होंने कहा, सोम, सब्र रखो। तुम्हें क्या लगता है इस स्थिति में तुम उनसे सवाल जवाब करोगे और वो तुम्हें आसानी से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे? ये सुनकर सोम ने क्रोध से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तब राजकुमारी ने कहा, सोम, सम्राट अभी तुम्हारे सवालों का कोई भी उत्तर नहीं देंगे, बल्कि वो अपने अतीत को फिर से जागता हुआ देखकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे और तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सोम, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी स्थिति नहीं समझ रहे, लेकिन तुम्हारे सवाल जवाब के लिए ये वक्त अभी उचित नहीं है, इसलिए धैर्य रखो और सही वक्त आने का इंतजार करो। सोम ने राजकुमारी की तरफ देखा और रूखेपन से कहा, ठीक है, हम प्रतीक्षा कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा राजकुमारी, यदि सही वक्त नहीं आया तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी और तब हम आपकी कुछ भी नहीं सुनेंगे। ये बोलकर सोम वहां से दूर नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली जब झोपड़ी के अंदर गई तो उसने देखा सम्राट अपने खंजर को निकाल कर अपनी कमर में कस रहे थे। उन्हें देखकर आम्रपाली का मन व्यथित था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कैसे बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसने पुकारते हुए कहा, सम्राट। उसकी आवाज सुनकर सम्राट ने उसे पलट कर देखा। सम्राट की आंखों में भी आम्रपाली से दूर जाने की पीड़ा थी, लेकिन फिर भी वो उसे छुपा रहे थे। आम्रपाली ने धीरे स्वर में कहा, सम्राट, अपना ध्यान रखिएगा। आम्रपाली की आंखें सम्राट के प्रति प्रेम और चिंता व्यक्त कर रही थी, जिसे देखकर सम्राट आम्रपाली के पास आए और अपने हाथ में उसका हाथ थामते हुए कहते हैं, आम्रपाली, आपको यहाँ अकेले छोड़कर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, परंतु आपने पहली बार हमसे कुछ कहा है।
और हम उसे अवश्य पूरा करके दिखाएंगे। आम्रपाली की मासूम सी आंखें सम्राट को विजयी होकर जल्दी सुरक्षित वापस आने के लिए कह रही थी, तो वहीं बाहर राजकुमारी सोम की पीड़ा दूर करने के बारे में सोच रही थी। और सोम, जो कि नदी किनारे बैठा हुआ था, जैसे ही उसका क्रोध थोड़ा शांत हुआ, उसे एहसास हुआ कि आम्रपाली और सम्राट अकेले ही झोपड़ी के अंदर हैं। ये सोचते ही उसकी व्याकुलता और बढ़ गई। उसने झोपड़ी के द्वार की तरफ देखते हुए मन में कहा, ये लोग आखिर अंदर कर क्या रहे हैं? सम्राट अब तक गए क्यों नहीं? उन्हें तो तुरंत निकल जाना चाहिए था। वैसे भी जब तक हमारी आंखों के सामने रहेंगे, कांटा बनकर चुभते रहेंगे। तभी उसने देखा कि विशाखा 2 घोड़े साथ में लेकर आ रही थी। ये देखकर सोम अपनी जगह पर जल्दी से खड़ा हुआ और तेजी से उसके पास जाकर कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम अभी सम्राट को बुला कर लाते हैं। सोम सम्राट को आम्रपाली से दूर करने के लिए बेकरार था। उसकी बेकरारी इतनी बढ़ गई थी कि वो बिना झोपड़ी के द्वार खटखटाए ही अंदर चला गया और कहता है, सम्राट, वो विशाखा। सोम जैसे ही अंदर गया, सम्राट और आम्रपाली एक दूसरे के करीब खड़े थे। सम्राट के हाथों में आम्रपाली का हाथ था कि देखकर सोम के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो क्या बोलने वाला था, उन दोनों को साथ देखकर सब कुछ भूल गया। भले ही सोम ने स्वीकार कर लिया था कि आम्रपाली उससे प्रेम नहीं करती, लेकिन उसे सम्राट के करीब देखकर उसका हृदय जल उठा था। उसने अपनी नजरें फेर ली और क्षमा मांगते हुए वहां से तुरंत बाहर निकल गया। बाहर आते ही वो किसी पागल की तरह बेचैन हो चुका था। वहीं उसके जाते ही सम्राट ने आम्रपाली से कहा, अब हमें निकलना होगा आम्रपाली, अपना ख्याल रखिएगा। ये बोलकर सम्राट ने आम्रपाली की आंखों में देखा। आम्रपाली सम्राट से कुछ कहना चाहती थी। उसके होठ बोलने के लिए खुलने ही वाले थे, लेकिन वापस से शांत हो गए थे। आम्रपाली के बालों की लट हवा से उड़कर उसके गालों के पास आ रही थी। तब सम्राट उसके हाथों को छोड़कर उसके बालों को प्रेम पूर्वक उसके कान के पीछे ले जाने लगे। आम्रपाली अपलक सम्राट के चेहरे को देख रही थी। तब तक सम्राट ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हम जल्दी वापस आएंगे आम्रपाली, और जाते जाते हम आपको वक्त देकर जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे सवाल के जवाब में आपकी हामी होगी। सम्राट ने आम्रपाली से विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आम्रपाली उसका जवाब नहीं दे पाई थी। इसलिए सम्राट ने उसे अपने वापस लौटने तक का वक्त दे दिया था। उसके बाद सम्राट झोपड़ी से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद आम्रपाली ने खुद को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस किया, जैसे आम्रपाली की आत्मा उसके शरीर से बाहर जा रही हो। वो तुरंत सम्राट के पीछे पीछे झोपड़ी से बाहर आ गई। सम्राट विशाखा के पास खड़े काले रंग के घोड़े के पास गए और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। जाते जाते उन्होंने राजकुमारी से आम्रपाली का ध्यान रखने के लिए कहा और अंतिम बार आम्रपाली की तरफ देखकर उससे विदा लेते हुए वहां से निकल गए। उनके पीछे पीछे विशाखा भी चल पड़ी। सोम थोड़ा दूर खड़ा था, सम्राट के जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके जाते ही सोम आम्रपाली से बात करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आम्रपाली उस वक्त बहुत ज्यादा उदास थी। उसके अंदर क्या बीत रही थी वो किसी से कुछ नहीं बोल सकती थी, लेकिन सम्राट का उससे दूर जाना उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। जाने अनजाने में उसकी आंखों से आंसू बह चले और वो बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप झोपड़ी के अंदर चली गई। आम्रपाली के झोपड़ी में जाते ही राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे झोपड़ी के अंदर आ गई। सोम ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे और इसलिए उसके पास जाने से पहले ही वो रुक गया। उसने खुद से कहा, कुछ दिन और आम्रपाली, फिर सम्राट आपके जीवन में नहीं रहेंगे। रात का प्रथम पहर शुरू हो चुका था। सम्राट घने जंगलों के बीच से होकर मगध के पश्चिमी पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। वहां पहले से ही सभी आदिवासी उपस्थित थे। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। उन सबके बीच सिर्फ एक मशाल जल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सम्राट को देखकर वो सभी घुटनों के बल बैठकर उनका अभिवादन करने लगे। उनके सामने आकर सम्राट रुक गए और अपने घोड़े से नीचे उतर गए। सम्राट ने देखा कि वो करीब 200 लोग थे, जिनमें से कुछ नौजवान थे तो कुछ बुढ़ापे के प्रारंभिक चरण में थे और कुछ उनकी तरह योद्धा की भांति दिखाई पड़ रहे थे। सभी के हाथों में धनुष था और पीठ पर तीर से भरी तरकश टंगी हुई थी। सम्राट ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी हमारी सहायता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। लेकिन हमें जो भी कुछ करना होगा रात में ही करना होगा, क्योंकि दिन के समय गांधार नरेश की सेना और भी ज्यादा प्रबल हो जाएगी। आदिवासी प्रमुख ने कहा, लेकिन सम्राट, रात का प्रथम पहर लगभग बीतने ही वाला है,
इतनी जल्दी हम पाटलिपुत्र कैसे पहुंचेंगे? सम्राट ने विशाखा की तरफ इशारा किया। विशाखा ने जल्दी से उन सभी के सामने धरती पर बिछी मिट्टी के सहारे एक नक्शा सा बना दिया, जिसे सम्राट के साथ साथ वो सभी आदिवासी बड़े ध्यान से देख रहे थे। तब सम्राट ने उस नक्शे पर बने 2 गोल आकृति की तरफ इशारा करते हुए उन सभी से कहा, यहाँ से पाटलिपुत्र लगभग 10 योजन की दूरी पर स्थित है। यदि हम नदी वाले रास्ते से वहां जाते हैं तो हमें पहुंचने में सुबह हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से हम नहीं जा सकते। ऐसा बोलते हुए सम्राट उस नक्शे में जैसा जैसा जिसका चित्र बना था उस पर हाथ रखते हुए उन्हें मगध और पाटलिपुत्र के बीच का रास्ता बताते जा रहे थे। तभी उन्होंने उस नक्शे पर बनी कुछ पहाड़ी और जंगल के चित्र पर हाथ रखा और कहा, और एक ये रास्ता है जो यहाँ से करीब 5 योजन की दूरी पर है। यदि हम यहाँ से जाते हैं तो कुछ ही घंटों में पाटलिपुत्र पहुँच जाएंगे। उस नक्शे पर बने चित्र की तरफ देखकर आदिवासी प्रमुख की आंखों में विश्वास डगमगाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। उसने कहा, लेकिन सम्राट, ये तो सबसे खतरनाक रास्ता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से जाना उचित होगा? तो सम्राट ने कहा, कुछ भी असंभव नहीं है। जब माँ सीता को आजाद कराने के लिए भगवान राम ने समुद्र को लांग दिया था तो ये तो मात्र एक जंगल है। हमें बस सतर्कता बरतनी होगी। वहाँ के जंगली जानवरों से हम निपट लेंगे, लेकिन जंगल में नुकीले पत्थरों से घिरी खाई है। यदि जरा सा भी ध्यान भटका तो आप सब उस खाई में गिर जाएंगे। इससे सभी को ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस रास्ते के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचा है। कुछ देर तक वो सभी आदिवासी एक दूसरे से आपस में बात करके विचार करते रहे और अंत में सम्राट के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया। सम्राट आदिवासियों के साथ पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन इन सबसे अनजान गांधार नरेश अपनी रणनीति तैयार कर रहा था। उसके सामने भी एक बड़े से गोल मेज पर पाटलिपुत्र और पूरे मगध के बीच का बड़ा सा नक्शा बना हुआ था। गांधार नरेश सबसे आगे खड़ा था और उसके चारों तरफ बाकी राजा उपस्थित थे। गांधार नरेश ने उन सबसे कहा, हमने राजमाता के प्रस्ताव को ठुकराकर उन्हें उकसा दिया है। अवश्य ही वो हम पर घात लगाए बैठी होंगी। उनकी आगे की रणनीति चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपनी बहुरानी कौशला देवी को आजाद कराने की कोशिश अवश्य करेंगी। इसलिए हमें उसे यहाँ से निकाल कर कल सुबह तक किसी ऐसी जगह रखना होगा जहाँ कोई भी ना पहुँच पाए। इसके अलावा ध्यान रहे, हमें चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि राजमाता सामने से भी वार कर सकती हैं और पीछे से भी। उन सब के बीच खड़ा एक राजा कहता है, परंतु गांधार नरेश, क्या अब आपको मगध का सिंहासन नहीं चाहिए? उस राजा की बात सुनकर गांधार नरेश की भौहें तन गई। उन्होंने कहा, मगध का राज सिंहासन तो अब हमारा ही है, क्योंकि अब हमने जो सोचा है उससे पूरे मगध की नींव हिल जाएगी। लेकिन यदि सम्राट वापस आ गए तो? उस राजा के सवाल पर गांधार नरेश ने विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सम्राट बिंबिसार, हम यही तो चाहते हैं कि वो अपने बिल से बाहर निकले। तभी तो एक तीर से 2 निशाने लगाने में मजा आएगा। मगध का राज सिंहासन भी हमारा होगा और उनकी रानी भी। गांधार नरेश के मन में क्या चल रहा था ये समझ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसका विश्वास देखकर सभी राजाओं को यकीन हो गया था कि अवश्य वो कुछ बड़ा करने वाला है। वही सम्राट बिंबिसार हवा की रफ्तार से अपने घोड़े को दौड़ाते हुए सभी आदिवासियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब देखना ये था कि जीत किसकी होती है। आखिर गांधार नरेश ने कौन सी रणनीति बनाई थी? क्या इस युद्ध की वजह से आम्रपाली और सम्राट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।